आज के ये 50 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस में अगर आपके 40 प्लस सही हो गए तो साइंस एंड टेक में आपकी प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत मानी जा सकती है। लेकिन अगर आपने इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन सही किए तो अभी आपको रिवीजन करने की थोड़ा और ज़रूरत है। तो और आपको बता दें क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कि हर क्वेश्चन को पहले आपको खुद सॉल्व करना है और उसके बाद में मैं उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन साथ में बताते हुए चलूँगा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेकानंद करियर पाथ पर। तो प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद करियर पाथ पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, कौन सा, लोअर पीसीएस का। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 सबसे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा वो जैसे यूपी ट्रिपल एससी का लेटेस्ट पैटर्न है, अगर इस पैटर्न में रहा, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए साइंस टेक्नोलॉजी के, जैसे कि पिछले एग्जाम्स में देखे गए हैं, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और उसमें जैसे पैटर्न में पूछे गए थे साइंस टेक के क्वेश्चन, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। और साथ ही हर क्वेश्चंस में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो आप बिल्कुल एक्टिव होकर बैठिएगा और साथ ही कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है तो उनको साथ में लिखते हुए चलिएगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि अगर इसमें आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और अगर आप 40 प्लस नहीं कर पाते हैं, 30 के आसपास रहते हैं या इससे कम रहते हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस से इस क्लास को अच्छे से देखिए और साथ ही इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस को लिया हुआ है, इन क्वेश्चन के जो टॉपिक होंगे उनको आप लोग एक बार अपने नोट्स से या कहीं से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ ही जो मैं बताऊँगा ना, अगर आप लोग इतना ही करते चले गए तो भी आपके लिए वो पर्याप्त रहेगा। तो और ये ध्यान रखिएगा, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग सारी सिचुएशंस की तैयारी करके चलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है साइंस टेक की, तो उसमें थोड़ा ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। तो और इसमें हम लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास है, तो एक बार हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग जरूर करके देख लेते हैं। तो देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना क्या है, इसमें कौन सा कथन सही है, इस पर बताना है आपको। तो क्या है कि पहला ही स्टेटमेंट क्या है कि यह भारत का पहला मानव युक्त मिशन, अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में भेजेगा। ठीक है, लियो का मतलब लो अर्थ ऑर्बिटल, तो इसमें भेजेगा। तो ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस मिशन के लिए इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है, LVM-3 का प्रयोग किया जाएगा। और क्या है थर्ड ऑप्शन, कि गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन में 6 महीने तक रहने के लिए, 6 महीने नहीं, ठीक है, यहाँ पर 6 महीने नहीं, यहाँ पे 3 से, ठीक है, 3 से 7 दिनों के लिए, ठीक है, 3 से 7 दिनों के लिए इसमें भेजा जाएगा, 6 महीने तक रहने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका सही होगा 1 और 2। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लास्ट में हमने डिटेल भी रखा हुआ है। देखो क्या है कि गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में LVM-3 रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों सही हैं। गलत कथन में क्या था कि क्योंकि यह अल्पकालिक मिशन है और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 6 महीने नहीं बल्कि 3 से 7 दिनों के लिए रहेंगे और फिर उसके बाद वो पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। ध्यान रखिएगा किस कक्षा में भेजना है, तो LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में, और साथ ही कितने दिनों के लिए, 3 से 7 दिनों के लिए। ठीक है, और किस रॉकेट से, तो LVM-3 से। ये 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो इसमें आप लोगों को अपना स्कोर भी काउंट करते हुए चलना है। जब मैं बोलूँगा तो आप लोगों को अपना स्कोर उसी टाइम पर कमेंट में लिखना है। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह एक डुअल बैंड यानी एल बैंड और एस बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि नासा का जो इसरो सिंथेटिक निसार है ये क्या है, डुअल बैंड एल और एस बैंड का इमेजिंग सैटेलाइट है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है पिछले जो प्रैक्टिस सेट हैं, तो जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट है कि यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और बर्फ की चादरों के पिघलने का अध्ययन करेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या होगा, मौसम संबंधित जानकारियां देगा जो निसार रडार है। थर्ड क्या है कि इसे पृथ्वी की कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा ताकि यह पूरे ग्लोब को एक साथ देख सके। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे ग्लोब को देख सके, पूरी दुनिया पर नज़र रख सके, ऐसी बात इसमें नहीं की गई है। देखो डिटेल भी देख लेते हैं। क्या है कि निसार एल और एस बैंड का उपयोग करेगा और पृथ्वी की सतह के कुछ परिवर्तनों को मापेगा। इसलिए फर्स्ट और थर्ड क्या है इसमें, देखो फर्स्ट और इसलिए सॉरी मापेगा, फिर क्या है कथन थर्ड गलत है, ठीक है, कथन थर्ड गलत है। वही मैं सोचूं कि फर्स्ट क्यों गलत है, एल और एस का तो प्रयोग करेगा ही, तो इसमें कथन थर्ड गलत है क्योंकि निसार जो है को निम्न कक्षा लियो में स्थापित किया जाएगा, ना कि भू स्थिर कक्षा में। भू स्थिर कक्षा जो होती है वो 36,000 किलोमीटर पे होती है, ठीक है, भू स्थिर कक्षा जो होती है 36,000 किलोमीटर पे होती है, और इसको कितने पे किया जाएगा, लियो जो होती है ये होती है 400 किलोमीटर पे। तो 400 किलोमीटर पे किया जाएगा क्योंकि इसको मौसम संबंधी अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या कहता है कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कौन सी है, नाविक, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है इसमें कि कौन सा कथन सही है। तो देखो पहला कथन क्या है कि यह अमेरिका के जीपीएस की तरह पूरे विश्व में सटीक नेविगेशन सेवा प्रदान करता है। बताओ ये क्या है, पूरे विश्व की नेविगेशन सेवा प्रदान करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भारत और इसके कुछ पड़ोसी देशों और मतलब कुछ लिमिटेड किलोमीटर के लिए इसको स्थापित किया गया है, ये चीज़ें भी देखेंगे। और नेक्स्ट है कि इसके तारामंडल में कुल 7 उपग्रह हैं, ये बात तो सही है, जिसमें 3 भू स्थिर हैं और 4 क्या हैं, भूतुल्यकालिक हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 उपग्रह हैं, 3 जियो हैं और 4 क्या हैं, भूतुल्यकालिक हैं, IGSO हैं। और नेक्स्ट है कि यह भारत की मुख्य भूमि और सीमाओं के 1500 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र को कवर करता है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये 1500 किलोमीटर को कवर करेगा, ना कि ये पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को, ठीक है। तो इसके ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, सेकेंड और थर्ड, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखते हैं। डिटेल क्या है कि नाविक में 7 सक्रिय उपग्रह रहेंगे, जिसमें 3 जियो रहेंगे और 4 IGSO रहेंगे, और इसकी रेंज भारत तथा इसके 1500 किलोमीटर के आसपास तक है। इसलिए कथन 1 इसका गलत हो जाएगा क्योंकि नाविक एक क्षेत्रीय यानी रीजनल नेविगेशन प्रणाली है, यह वैश्विक प्रणाली नहीं है, जीपीएस की तरह है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है, इसमें सही कथन आपको बताना है। तो पहला है कि इस मिशन का लक्ष्य 2023 से 2031 की अवधि में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि इसका जो लक्ष्य है वो 2031 तक 50 से 1000 तक के भू क्यूबिट क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। तो ये बात सही है। दूसरा है कि भारत क्वांटम तकनीक को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले भी कई देशों ने क्वांटम तकनीक को अपना चुके हैं, कई देश। अब देखो नेक्स्ट है ऑप्शन
कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर पोजीशन और एंटेंगल क्या है इंटेगलमेंट और जैसे क्वांटम यांत्रिकी की सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। इसका जो सेकंड है ये चीज़ें गलत हैं। देखो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बस देखने में आपको भारी भरकम लगते हैं कि मुश्किल है। जब आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद ऑप्शन, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो खुद ऑप्शन बताता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये चीज़ बिल्कुल मुश्किल नहीं होती हैं। जो वन लाइनर होते हैं वो फिर मुश्किल होते हैं, ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं। इसमें अगर आपको एक दो ऑप्शन नहीं भी पता है, एक दो स्टेटमेंट आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो वो आगे पीछे थोड़ा रिलेट करके कर सकते हो। देखो इसके बारे में डिटेल क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक बिट्स 0-1 के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पारंपरिक कंप्यूटर हैं वो किसका उपयोग करते हैं, बाइनरी 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। वहीं जो क्वांटम कंप्यूटर हैं ये क्यूबिट्स का प्रयोग करते हैं, जो क्वांटम सुपरजोनिक सुपरपोजिशन और इंटेगलमेंट पर आधारित होते हैं। और कथन थर्ड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत क्वांटम मिशन शुरू करने वाला दुनिया का 7वां देश है। ठीक है, ये पहला देश नहीं है, ये दुनिया का 7वां देश है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पूछा जा सकता है कि भारत का क्वांटम मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश है, तो ये 7वां देश है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको नोट कर लीजिएगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, इसमें भी सही कथन ही बताने हैं। तो देखो विचार करो इस पे। पहला कथन क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहले दूसरा ऑप्शन, ये थोड़ा भी कम समझ में आया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसके उत्पादन में उपयोग की जाने वाली बिजली पूर्णतः नवीकरणीय स्रोतों सौर और पवन से प्राप्त होती है। ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है देखो ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है तो बिल्कुल यही है कि सौर और पवन से प्राप्त की जाती है। थर्ड है कि इसके दहन पर केवल जलवाष्प उप उत्पाद के रूप में निकलती है, कोई ग्रीन हाउस नहीं निकलती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस उत्पादन प्राकृतिक गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो देखो ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। और क्यों गलत हो जाएगा इसको अब हम लोग देखते हैं। सेकंड और थर्ड इसके ऑप्शन सही होंगे। देखो इसका डिटेल देखो क्या है कि ग्रीन हाउस का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है और ये जलने पर केवल पानी छोड़ता है। प्राकृतिक गैस से बनने वाली हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक गैस जो हाइड्रोजन बनती है उसको क्या कहते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी फैक्ट हैं आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। कितना भी हार्ड पेपर बन जाए और इससे बाहर मुश्किल है, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितना स्टेटमेंट मैंने इसमें डाले हुए हैं। अगर 50 क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपने समझ लो साइंस टेक अच्छे से तैयार है आपकी, अगर आप 40+ कर ले गए। अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल के मिशन दिव्यास्त्र के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। तो क्या है सही कथन ही बताने हैं इसमें भी। तो इसका है कि पहला कथन, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, अग्नि 5 का। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और 5000 किलोमीटर से इसकी क्षमता अधिक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि मिशन दिव्यास्त्र में MIRV तकनीक का उपयोग किया गया है जो मिसाइल को एक साथ कई अलग लक्ष्यों को भेदने की क्षमता देती है। तो बताओ ये सही है कि नहीं सही है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आपने अग्नि 5 पढ़ी है, अग्नि 5 के बारे में पढ़ा है अच्छे से, तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला है कि यह एक 3 चरणीय मिसाइल है जिसमें सभी चरणों में तरल ईंधन का उपयोग होता है। तो ये बात गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड।
देखो इसका डिटेल अब देख लेते हैं कि अग्नि 5 एक 5000 किलोमीटर प्लस रेंज वाली ICBM है, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। और हाल ही में इसमें MRIV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तकनीक का परीक्षण किया गया है। कथन थर्ड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अग्नि 5 के तीनों चरणों में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, ना कि तरल, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तरल की, लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ठोस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा अग्नि 5 में। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से एक बार, इसमें भी आपको सही कथन ही बताना है। तो क्वेश्चन कहता है कि इसरो के एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलराईमीटर सैटेलाइट, ठीक है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि यह चरम खगोलीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों से आने वाले एक्सरे के ध्रुवीकरण अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि यह मिशन में 2 मुख्य पेलोड कौन से? पोलिक्स और एक्सपेक्ट लगे हुए हैं। बताओ ये सही है कि नहीं सही है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन लोगों ने एक्सपोसैट पढ़ा हुआ है पता होगा। देखो आप लोग अगर रिवीजन करके आएंगे इस क्लास में तो और अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो मैं डिटेल में तो बताता ही हूँ, तो यहाँ पर रिवीजन भी होता चला जाएगा। क्या है कि इस मिशन में 2 मुख्य पेलोड लगाए गए हैं। कौन से 2 मुख्य पेलोड हैं? एक है पॉलिक्स और है एक एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्स से रिलेट कर लो एक्स और पी से पॉलिक्स, ठीक। एक्सपोसैट है ना, तो एक्स से मतलब एक्सपेक्ट और पीओ से पॉलिक्स, ऐसे, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि इसे LVM-3 रॉकेट का उपयोग करके जियो सिंक्रोनस कक्षा यानी GTO में स्थापित किया गया है। तो ये बताओ सही है कि नहीं सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको GTO में नहीं स्थापित किया गया है, इसको लियो में स्थापित किया गया है। लियो का फुल फॉर्म हम तुमको पहले बता चुके हैं कि क्या है। तो देखो इसमें सही हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखते हैं। डिटेल क्या है कि एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है जिसमें पॉलिक्स और एक्सपेक्ट पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है। एक्स और पीओ से इसको याद कर सकते हो। और कथन थर्ड गलत है क्योंकि एक्सपोसैट को PSLV C-58 रॉकेट द्वारा, ठीक है। इसमें कौन सा रॉकेट का नाम लिखा हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये रॉकेट इसमें लिखा हुआ था LVM-3 लिखा हुआ था। एक सेकंड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? LVM-3 लिखा हुआ था, जबकि है कौन सा? PSLV C-58 रॉकेट द्वारा लगभग 650 किलोमीटर यानी निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में स्थापित किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको जैसे ये चीज़ें नहीं पता थी मुझे कि LVM-3 से है कि कौन से रॉकेट से है, तो ये चीज़ थी जैसे PSLV C-8C, लेकिन मुझे ये चीज़ पता थी पहले से कि जियो सिंक्रोनस कक्षा में नहीं किया गया है जबकि लियो में किया गया है। तो अगर जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें अगर आपको कोई भी की पॉइंट पता हुआ है ना, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर ले जाएंगे, बिल्कुल सही करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको देख कर इनको डरना नहीं होता है, आपको उनको टैकल करना होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप ओशन मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, के तहत विकसित मत्स्य 6000 क्या है के संदर्भ में बात करनी है। तो ये है सही, इसमें बताना है। देखो पहले यहाँ पर ये चीज़ जरूर पढ़ लेना हर क्वेश्चन में कि पूछा क्या है, कहीं गलत तो नहीं पूछा है। तो अगर गलत पूछा है तो उसको दूसरे तरीके से करना है, पता चले गलत पूछा है आपने सही वाला लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो पहले ये चीज़ जरूर देख लिया करो यहाँ पर। तो क्या बताना है हम लोगों को? सही बताना है इसमें भी। तो क्या है, यह एक स्वायत्त मानव रहित पनडुब्बी है, ठीक है। यह एक स्वायत्त मानव रहित पनडुब्बी है जो समुद्र की गहराई का मानचित्रण करेगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यह एक स्वायत्त मानव रहित पनडुब्बी है जो समुद्र की गहराई का मानचित्रण करेगी। तो ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो कि इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य हिंद महासागर में के बेसिन में
पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जैसे खनिजों की खोज करना है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएंगे सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट क्यों गलत है आइए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसका सही कौन सा होगा, सेकंड और थर्ड यानी बी ऑप्शन। देखो NIOT द्वारा विकसित, ठीक है, पहली चीज तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, NIOT द्वारा विकसित मत्स्य 6000 पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जिसमें मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट होता है की खोज करेगा। कथन एक गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि मत्स्य 6000 मानव रहित पनडुब्बी नहीं है, यह एक मानव युक्त पनडुब्बी है, ठीक है। उसमें ऊपर बात किसकी की गई है, देखो ध्यान से बात की गई है मानव रहित, लेकिन ये क्या है, मानव युक्त है, तो इसलिए गलत है, पनडुब्बी है। 3 मनुष्यों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कितने मनुष्यों को, 3 मनुष्यों को, कितनी गहराई तक, 6000 गहराई तक, इसीलिए इसका नाम मत्स्य 6000 पड़ा है। दूसरी चीज मानव युक्त है, जब 3 मानव जाएंगे तो मानव युक्त तो है ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही क्या है कि ये किसकी खोज करेगी, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स की खोज करेगी, जिसमें कौन से आते हैं, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि mRNA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर RNA। RNA का फुल फॉर्म पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वैक्सीन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि इस तकनीक में वायरस के एक कमजोर या मृत हिस्से को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी बन सके। तो देखो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये कोशिकाओं को वायरस का एक हानि रहित प्रोटीन जैसे स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है, जिसे पहचान कर प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन कौन सी थी, जिमोकोवैक 19, ठीक है, जिमकोवैक 19 है, तो ये भी बात सही है इसमें, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट गलत है। अब फर्स्ट गलत क्यों है, इस चीज को आकर यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड और थर्ड यानी बी। देखो क्या है कि mRNA वैक्सीन सीधे शरीर की कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है, ठीक है। mRNA जो है ये सीधे स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है। और दूसरा क्या है कि जिनेवा द्वारा विकसित है, जो कि जिमकोवैक 19 स्वदेशी mRNA वैक्सीन है। कथन एक गलत है, किस लिए गलत है, क्योंकि मृत वायरस को डालने की प्रक्रिया पारंपरिक वैक्सीन यानी जैसे कोवैक्सीन में होती है, ठीक है। मृत जो वायरस डाले जाते हैं इनका प्रयोग किया जाता है पारंपरिक वैक्सीन में, जैसे कोवैक्सीन हो गई, इसमें किया जाता है, जबकि इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, बताओ इसका आंसर कि अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्रामिंग रिएक्टर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको सही ही बताना है। तो देखो पहला कथन है कि यह परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है और यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो बताओ ये सही होगा कि गलत होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत है अभी हम लोग देखेंगे इसको। अगला है कि इस रिएक्टर को टोकामक कहा जाता है, जो प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है। तो ये भी बिल्कुल ये सही है। भारत इस मेगा प्रोजेक्ट के 7 पूर्ण भागीदारों में से एक है, ठीक है। भारत जो है इस प्रोजेक्ट के 7 पूर्ण भागीदारों में से एक है, तो ये दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, यानी कि सेकंड और थर्ड बी नंबर सही होगा। अब आओ इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। डिटेल सोल्यूशन क्या है, देखो कि ITER एक टोकामक है, जो कि ऊपर बात लिखी सही है, जो चुंबकत्व का उपयोग करता है और इसका एक प्रमुख सदस्य है, ठीक। भारत क्या है, इसका एक प्रमुख सदस्य है। कथन फर्स्ट गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ITER नाभिकीय विखंडन पर नहीं बल्कि सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाले नाभिकीय संलयन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऊपर बात किसकी की गई थी, नाभिकीय विखंडन की, जबकि नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन की बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि वेब 3.0 तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है वेब 3.0,
और देखते हैं कथन इसके पढ़ते हैं। तो पहला कथन है कि यह इंटरनेट का एक नया चरण है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। तो बताओ ये कथन इसका सही हो जाएगा कि गलत होगा? तो ये कथन इसका बिल्कुल सही है। जो वेब 3.0 है ये बिल्कुल ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट है कि इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट को बड़ी टेक कंपनियों के नियंत्रण में केंद्रीकृत करना है। तो ये बताओ सही है कि नहीं सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। इसका ये कार्य बिल्कुल नहीं है इसको केंद्रित करने का। अब थर्ड ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट है कि इसमें उपयोगकर्ताओं के पास अपने डेटा और डिजिटल संपत्तियों पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और सेकंड का थोड़ा डिटेल हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन पर आधारित है। ठीक है, वेब 3.0 जो है वो किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन पर आधारित है, जो यूजर्स को प्राइवेसी और डेटा स्वामित्व करता है। और कथन सेकंड गलत किस लिए है? क्योंकि वेब 3.0 का मूल उद्देश्य क्या है? इंटरनेट को केंद्रीकृत करना। ठीक है, केंद्रीकृत करना नहीं है बल्कि क्या है? विकेंद्रीकृत करना है। ठीक है, इंटरनेट को क्या है? केंद्रीकृत करना नहीं है, सेंट्रलाइज करना नहीं है, जबकि इसका कार्य है डिसेंट्रलाइज करना। इस चीज पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। क्या कहता है कि देखो 11 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 11 क्वेश्चन में क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, 11 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में बताइए। अब देखो हम लोग चलेंगे 12वें क्वेश्चन पे। क्या है कि CRISPR Cas9 तकनीक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सही कथन बताना है। तो पहला कथन है यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है जो DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने की अनुमति देती है। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें Cas9 एक एंजाइम है जो आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि यह तकनीक मूल रूप से जीवाणुओं की प्रतिरक्षा तंत्र से ली गई है। बताओ इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो देखो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग। डिटेल क्या है कि तीनों कथन पहली चीज तो सही है, और दूसरा है कि CRISPR जो Cas9 है एक क्रांतिकारी जीन संपादन उपकरण है। ठीक है, क्या है ये? जीन संपादन उपकरण है। ध्यान रखिएगा, Cas9 एंजाइम आणविक कैंची की तरह काम करता है जो मूल रूप से बैक्टीरिया द्वारा वायरस बैक्टीरियोफेज से खुद को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके जो स्टेटमेंट थे सब सही थे, यानी तीनों सही थे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I इनके बारे में हम लोग खूब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो विचार, सही बताना है। तो क्या है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के 6 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। बताओ सही है या कि गलत है? तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये बात पूरी तरह से गलत है। अगला देखो कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है और बिल्कुल सही है। INS कलवरी और INS खांदेरी प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हम लोगों ने इसको भी पढ़ रखा है कि INS कलवरी और INS जो खांदेरी हैं वो किसका हिस्सा है? प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। अब देखो पहली चीज तो इसका ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही होगा, और हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल देखो क्या है कि INS कलवरी, खांदेरी, करंज, बेला, बागीर और वाक्सीर प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन क्लास का हिस्सा है। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इन जितने भी हैं, INS कलवरी है, खांदेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है और वागसीर है। ठीक है, ये सब किसके हिस्सा हैं? प्रोजेक्ट 75 के हिस्सा हैं। और देखो प्रोजेक्ट 75I में AIP सिस्टम होगा, जैसा मैंने आपको बताया ऊपर। और कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए है, ना कि परमाणु पनडुब्बियों के लिए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट 75 है ये किसके लिए है? डीजल पनडुब्बियों के लिए है, ना कि ये परमाणु पनडुब्बियों के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड।
क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने जा रहे थे 14। हाँ आप देखो कि लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसमें भी सही बताना है कि इन बैटरियों में लिथियम आयन डिस्चार्ज के दौरान एनोड से कैथोड की ओर बढ़ते हैं। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। लेड एसिड बैटरी की तुलना में इनका ऊर्जा घनत्व बहुत कम होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनका ऊर्जा घनत्व कम नहीं होता है जबकि ज़्यादा होता है। भारत में हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के बड़े भंडार हैं। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। यानी फर्स्ट और इसका जो थर्ड हो जाएगा वो सही होगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इसका सही होगा। ऑप्शन कहाँ पर है? बी। ठीक है, अब आओ इसका हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो डिटेल क्या है, इसके फर्स्ट और थर्ड सही हैं। लिथियम आयन बैटरी में आयन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। ठीक है, आयन क्या है? एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एनोड और कैथोड से, सॉरी सी से होता है, एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। ये भी बात बिल्कुल सही है। कथन सेकंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का ऊर्जा घनत्व लेड एसिड बैटरी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसमें ये हल्की और अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक कार वगैरह चल रही हैं उसमें किसका, ये इन्हीं का तो प्रयोग किया जा रहा है, लिथियम आयन बैटरी का। ठीक है, तो ऐसे इनको ध्यान रखेंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारत के सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। क्या है? सही बताना है इसमें भी कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था, जिसे सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। तो ये चीज़ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी कि पहला कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला देखो कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में एरावत है। तो ये कथन सही है कि गलत है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। एनएसएम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। एक सेकेंड, इसको फिर से पढ़ते हैं कि एनएसएम को, ठीक है, एनएसएम का मतलब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, को विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी इसका सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका हम लोग थोड़ा डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो क्या है कि एरावत जो है भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है। ठीक, ध्यान रखिएगा। एनएसएम को डीएसटी और एमईआईटीवाई द्वारा चलाया जा रहा है। और कथन फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम 8000, ना कि परम शिवाय था। ठीक, परम 8000, ये चीज़ तो सबको पता ही होनी चाहिए कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 5G और 6G संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्या है कि 5G नेटवर्क 4G की तुलना में अधिक लेटेंसी प्रदान करता है, जिससे डाटा ट्रांसफर धीमा हो जाता है। अब बताओ 5G में डाटा ट्रांसफर जो है ये धीमा हो जाता है कि और तेज हो जाता है? और तेज हो जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। 5G तकनीक मुख्य रूप से मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है कि भारत सरकार के भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार देश में 6G सेवाएं 2030 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले जो प्रैक्टिस किए हैं उसमें भी कर चुके हैं कि 6G भारत में कब से लॉन्च करने का विजन है। तो ये 2030 का है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड और थर्ड, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आओ हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। देखो डिटेल क्या है कि 5G माइक्रोवेव वेव का उपयोग करता है और भारत का 6G लक्ष्य कितना है? 2030 है। कथन फर्स्ट गलत है क्योंकि 5G नेटवर्क 4G की तुलना में कम लेटेंसी प्रदान करता है। ये चीज़ गलत है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज होता है। ठीक है, क्या है कि 5G जो है वो 4G की तुलना में कम लेटेंसी प्रदान करता है, जिससे डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है? बहुत तेज होता है और रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव है। ठीक, अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ, यह रिएक्टर जितना ईंधन खपत करता है
उससे अधिक नया विखंडनीय ईंधन पैदा करता है। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगला देखो कि कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। अब बताओ ये ऑप्शन सही है कि गलत है? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि PFBR में, ठीक है, PFBR में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये चीज भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये चीज क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें मंदक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें मंदक का उपयोग किया ही नहीं जाता है। देखो इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पहली चीज तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही है। क्या है कि PFBR दूसरे चरण का हिस्सा है और ब्रीडर द्वारा नया ईंधन बनाता है। ये चीज तो आपको पहले बताई, फर्स्ट सेकंड। और हाँ, थर्ड गलत क्यों है इसके बारे में देखो, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तेज न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें किसी भी मंदक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंदक का उपयोग क्या है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें तो और तेज की आवश्यकता होती है ना, तो इसमें किसी भी प्रकार का मंदक यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो क्या है कि यह कार्बन का एक अपर रूप है। जो ग्राफीन है कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणु षटकोणीय जाली में व्यवस्थित होते हैं। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। सबने पढ़ा होगा कि ग्राफीन जो है वो कार्बन का अपरूप है, और ये आप जान लो कि इसमें षटकोणीय जाली के रूप में कार्बन व्यवस्थित होते हैं। सेकंड है कि ये स्टील में 200 गुना अधिक मजबूत होने के बावजूद, ठीक है, ये स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत होने के बावजूद कागज में भी हल्का होता है। ठीक है, सॉरी, कागज से भी हल्का होता है। मतलब ये मजबूत तो होता है स्टील से भी ज़्यादा, स्टील से 200 गुना ज़्यादा, लेकिन क्या है कि ये हल्का होता है कागज से भी। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये भी बिल्कुल सही होगा। थर्ड है कि यह ऊष्मा और विद्युत का अत्यंत खराब चालक है। अब बताओ ग्राफीन अत्यंत खराब चालक है? ग्राफीन क्या है बताओ? ग्राफीन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें फर्स्ट और सेकंड सही होंगे। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखते हैं। देखो डिटेल क्या है कि ग्राफीन कार्बन 2D का अपर रूप है और बेहद मजबूत और हल्का है। कथन थर्ड गलत है, क्योंकि ग्राफीन ऊष्मा और विद्युत का अत्यंत सुचालक होता है। ठीक है, एक्सीलेंट कंडक्टर है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सिकल सेल एनीमिया क्या है? आओ देखते हैं। यह एक अनुवांशिक जेनेटिक मतलब रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं हंसिया या चंद्राकार आकार की हो जाती हैं। अब बताओ जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये सही है कि नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, नहीं पढ़ा है फिर भी जान लो कि इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो अर्धचंद्राकार, ठीक है, ऐसे 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 हो जाती हैं हंसिया के आकार की। और देखो सेकंड है कि भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब अगला ऑप्शन है कि यह केवल मच्छरों के काटने से, देखो केवल आ गया ना, जहाँ पे केवल आ जाए उसको आप गलत ही समझा करो। क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकेंड होगा। अब देखो इसके बारे में क्या है कि यह एक अनुवांशिक विकार है जिसे 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य है। ये बात दोनों सही है। कथन थर्ड गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह रोग अनुवांशिक है और माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से आता है। ये मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है। ये किससे फैलता है? जीन में फैलता है। ठीक है, अनुवांशिकी से फैलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि बायो रेमेडिएशन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? बायो रेमेडिएशन के बारे में बात करनी है। तो यह प्रदूषित मिट्टी या पानी को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। बताओ ये ऑप्शन सही है कि गलत है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से क्या है, पानी को साफ किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर क्या है, ऑयल जैपर बैक्टीरिया का एक कॉकटेल है जिसका उपयोग समुद्र में तेल रिसाव को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया हुआ है वन लाइनर में।
तो आपको पता होगा ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि यह प्रक्रिया पर्यावरण में कृत्रिम और हानिकारक रसायनों को जोड़कर प्रदूषण को दबाती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये जोड़ती नहीं है, ठीक है। तो आओ इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इसके ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड किसमें है, ए में, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि बायो रेमेडिएशन है, क्या है कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके प्रदूषण साफ करने की एक पर्यावरण अनुकूल विधि है। और थर्ड गलत क्यों है, क्योंकि यह कोई कृत्रिम रसायन नहीं जोड़ता बल्कि प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदूषकों और गैर विषाक्त पदार्थों को तोड़ता है, ठीक है। इसमें जोड़ने की बात नहीं है, जबकि जो ये तोड़ता है, ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन। अब बताओ आप लोग 20 में आपके कितने सही हुए, और ये भी बताना कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है आपको। आप लोगों ने जितना अभी तक प्रैक्टिस किया है उससे लेवल कैसा है, चाहे जहाँ से प्रैक्टिस किया हो, बताइए कमेंट में। अब आओ हम लोग 21 पे चलते हैं। 50 तक का सफ़र पूरा करना है, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। अगर बीच में छोड़ के चले गए तो आपका इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने जितना साइंस टेक है, साइंस टेक का पूरा रिवाइज किया हुआ है इस टॉपिक में। मतलब कि आपने अगर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आपका साइंस टेक अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा। तो पूरे लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अब बताओ ये ऑप्शन सही होगा कि गलत होगा। क्या बोला है, प्रकाश कहाँ जाता है, सघन माध्यम से, यानी डेंसर टू रेयर जाता है। तो ये सही होगा कि गलत होगा, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है। जब प्रकाश क्या है डेंसर से रेयर में जाता है तभी उसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बताओ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक। अब क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक। ये रेयर है, ये डेंसर है। अब यहाँ से जब मान लिया कोई किरण आती है, ठीक है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, और वो क्या होती है, इसका जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, जब किरण इसके अंदर प्रवेश ना करके, ठीक है, किरण आई है तो मान लिया यहाँ पे डेंसर था, तो थोड़ा विचलित होके यहाँ से ऐसे निकल जाए, ठीक है। जाना किधर चाहिए था, इधर को जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ निकल जाए, इधर निकल जाए, तब तो मान लो उसका अपवर्तन हो गया। लेकिन हुआ क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, मतलब जिधर से किरण आई और उधर ही को वापस लौट गई ऐसे, ठीक है, ऐसे वापस लौट गई, तो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन क्या पूछा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है। और आपतन कोण कौन सा होता है, ये वाला होता है कोण आई, ठीक है, ये आपतन कोण होता है। और क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, क्रांतिक कोण होता है ये वाला, ठीक है। मतलब क्रांतिक का मतलब बिल्कुल जो ये डेंसर और रेयर के बीच का जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से जब किरण निकल जाए, ठीक है, जो रे है वो बिल्कुल इस पॉइंट से सीधे निकल जाए, तो उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। और इसको मापते हैं हम लोग इससे, मतलब कि जो यहाँ पे क्या ये डाला जाता है मीडियम, ठीक है, यहाँ से मापते हैं। तो ये बोला क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो आपतन कोण का जो मान है, जैसे हम लोग यहाँ से ये मीडियम डालेंगे, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो मरुस्थल में मरीचिका का दिखाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। ये प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, ये किसका है, TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। तो ये थर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसका सही होगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। डिटेल देख लेते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में जाना और आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना आवश्यक है। और कथन थर्ड गलत है, क्योंकि मरुस्थल में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है, ना कि प्रकीर्णन के कारण, जो मैंने बताया अभी आपको। अब आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो आप लोग एक बार, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ, देखो पहला
जो ऑप्शन है क्या है कि यह भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है, भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक, अब देखो अगला क्या है कि यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। अगला क्या है कि यह मिसाइल अपने पूरे उड़ान पथ में वायुमंडल के बाहर यात्रा करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वायुमंडल में ही यात्रा करती है। अब देखो इसके बारे में, पहली चीज तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही होगा। और ब्रह्मोस भारत रूस का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कथन थर्ड गलत है क्योंकि यह एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जो वायुमंडल के भीतर ही इंडो एटमॉस्फेरिक कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जबकि वायुमंडल के बाहर जाने वाली मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अग्नि 5 वगैरह हो गई तो उनको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, और ये वायुमंडल के बाहर से जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पीड में हम लोग करते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन करना है। देखो थ्री पेटेंट बेबी क्या है, थ्री पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस तकनीकी का उद्देश्य माताओं से उनके बच्चों में जानलेवा माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी को पारित होने से रोकना है। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये चीज बिल्कुल सही है। अगला देखो कि इस प्रक्रिया में भ्रूण के पास पिता का शुक्राणु, माता का केंद्रक और एक महिला डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस प्रक्रिया में क्या है, भ्रूण के पास क्या होता है, पिता का शुक्राणु, माता का केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और एक महिला जो डोनर है उसका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और क्या है थर्ड, इस तकनीक से जन्म लेने वाले बच्चे में माता पिता और डोनर तीनों के परमाणु डीएनए मिश्रण होता है। बताओ, तो ये बात इसमें गलत है। आओ इसका डिटेल देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन तो पहली चीज फर्स्ट और सेकंड सही होगा। और डिटेल क्या है कि यह तकनीक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी को रोकने के लिए है जिसमें 3 लोगों के डीएनए का हिस्सा होता है। थर्ड गलत है क्योंकि डोनर महिला का केवल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिया जाता है, ना कि परमाणु डीएनए। परमाणु डीएनए केवल माता और पिता का ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि इनसैको मतलब क्या है, इसका इंडिया सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। सही कथन चुनना है आपको कि ये भारत में कोविड-19 वायरस के जीनोम अनुक्रमण और इसके नए वेरिएंट्स की निगरानी के लिए बनाया गया था। बताओ सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त पहल है। तो ये बताओ सही है कि गलत है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है कि यह कंसोर्टियम केवल दिल्ली स्थित एम्स तक सीमित है। तो ऐसा नहीं है, ये दिल्ली तक ही नहीं सीमित है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। और डिटेल भी देखते हैं इसका हम लोग कि इनसैको कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए डीबीटी और स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। और कथन थर्ड गलत क्यों है, क्योंकि यह भारत भर में 50 से अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक विशाल नेटवर्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 50 से अधिक का है, केवल दिल्ली का ही नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि वन हेल्थ अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सही कथन बताना है। क्या है कि यह एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि मानव स्वास्थ्य घनिष्ठ रूप से पशु स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है, ये मानता है कि जो मानव स्वास्थ्य है वो घनिष्ठ रूप से पशु स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो ये कथन क्या है, सही है। अगला है कि इसका मुख्य फोकस जूनोटिक रोगों यानी पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों का रोकथाम करना है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इस अवधारणा का भारत में कोई कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, भारत में ही इसका कार्यान्वयन हो रहा है, तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। क्या है, इसका फर्स्ट और सेकंड होगा। देखो अगला क्या है, सॉरी इसका पहले हम लोग डिटेल भी देख लेंगे कि वन हेल्थ मानव पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एकीकृत मानता है। और थर्ड गलत किस लिए है, क्योंकि यह भारत सरकार
विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय और ICAR यानी नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत इस पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे और टाइम से हम लोग सारे 15 क्वेश्चन को कवर कर सकें। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं और अपने स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं। बताओ सही है कि गलत है ये? तो देखो ये चीज बिल्कुल सही है। अगला है कि पसीने की ग्रंथि और लार की ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों की प्रमुख उदाहरण है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, पसीने की ग्रंथि और लार की ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, अब देखो पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। ठीक, ऑप्शन है कि नहीं है? है बी ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड। देखो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां टेक्टेटस होती हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब देखो कथन सेकंड गलत किस लिए था, क्योंकि पसीने और लार की ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो नलिकाओं के माध्यम से अपना स्राव कहाँ करती हैं? बाहर करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? जिनका स्राव अंदर होता है शरीर के अंदर, और इन दोनों का क्या होता है? बाहर होता है, इसलिए इनको बहिस्रावी ग्रंथियां कहेंगे। अगला देखो क्वेश्चन है कि कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब करो विचार इस पर। पहला कथन है कि ये कार्बन बेलनाकार अणु हैं जो ग्राफीन की एक परत को रोल करके बनाए जाते हैं। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है कि इसमें असाधारण तापीय चालकता और यांत्रिक शक्ति होती है। बताओ इसमें असाधारणीय तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि नहीं होती है? और यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है इसमें कि नहीं होती है? तो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो ग्राफीन है उसमें क्या होता है? होती है थर्मल चालकता और विद्युत चालकता। तो ये क्या है? ग्राफीन के ही एक परत के अंदर रोल करके बनाया जाता है, तो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन नैनो ट्यूब की। अब देखो नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, कि मानव शरीर के अंदर लक्षित दवा वितरण यानी टारगेट ड्यूरिंग डिलीवरी में इनका उपयोग करना असंभव है। ऐसा नहीं है, इनका ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि इसमें असंभव लिखा हुआ है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका डिटेल देखो क्या है कि कार्बन नैनो ट्यूब अत्यधिक मजबूत और सुचालक होते हैं। कथन थर्ड गलत है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख अनुप्रयोग ही कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके कैंसर जैसी बीमारियों में लक्षित दवा वितरण करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कैंसर जैसी बीमारियों में लक्षित दवा वितरण करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। लक्षित दवा वितरण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? कि मतलब दवा की जहाँ पर जरूरत है वहाँ तक दवा को पहुँचाना। देखो अगला क्वेश्चन है कि पौधों में हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पौधों में हार्मोन के संबंध में विचार करना है। तो पहला इसका ऑप्शन क्या है कि ऑक्सिन पौधों की कोशिका वृद्धि और प्रकाश की ओर मुड़ने को बढ़ावा देता है। बताओ बढ़ावा देता है कि नहीं देता है? तो देखो ये चीज बिल्कुल सही है, ये बढ़ावा देता है। एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकने में मदद करता है। बताओ ये सही है कि नहीं सही है? तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकने में मदद करता है। और अगला ऑप्शन है कि एब्सिसिक एसिड बीजों के अंकुरण को तेज करता है और पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। बताओ ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं सही है, इसमें सही होंगे फर्स्ट और सेकंड। आओ इसका डिटेल देखते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं सही है। तो ये इसलिए नहीं सही है, देखो ऑक्सिन जो है वो वृद्धि करता है और एथिलीन फलों को पकाता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ठीक है, ये वृद्धि में सहायता नहीं करता है, वृद्धि को रोकता है। यह बीजों को सुस्ता अवस्था में रखता है और पत्तियों को गिराने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा। अब देखो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन? सही बताने इसमें भी
यह सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो देखो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि QKD मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में यदि कोई तीसरा व्यक्ति संचार को छिपकर सुनने की कोशिश करता है तो संचारक को तुरंत पता चल जाता है। तो ये पता चलता है कि नहीं? तो बिल्कुल पता चल जाता है। इसरो ने आज तक QKD तकनीक का कोई सफल परीक्षण नहीं किया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि परीक्षण किया गया है। देखो फर्स्ट और सेकंड इसका सही होगा और डिटेल सोल्यूशन इसका हम लोग देखेंगे। देखो डिटेल सोल्यूशन क्या है कि जो QKD है सबसे सुरक्षित इंस्क्रिप्शन तकनीकी है, और थर्ड गलत है क्योंकि इसरो और DRDO ने हाल ही में सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से QKD का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, किसने किया है? इसरो और DRDO ने मिलकर, ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह नासा के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण विशेषकर चंद्रमा के लिए नियम तय करता है। बताओ क्या है? आर्टेमिस समझौता, इसके बारे में बताना है। तो बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये चीज जो है सही है। ठीक है, नासा के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण विशेषकर चंद्रमा के लिए नियम तय करता है। अगला है कि भारत ने 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताओ, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत को अपने गगनयान मिशन को रद्द करना पड़ेगा। कहाँ रद्द करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इसका सही होगा। देखो अगला क्या है, पहले हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। देखो डिटेल क्या है कि भारत आर्टेमिस समझौते का हिस्सा बन गया है जो शांतिपूर्वक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि यह समझौता किसी देश के राष्ट्रीय मिशन जैसे गगनयान हो गया को रोकता नहीं है बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में माइटोसिस अगर पढ़ा हुआ है तो आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। माइटोसिस और मियोसिस पर विचार करो। अब बताना है आपको माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है कोशिका विभाजन के संदर्भ में। तो माइटोसिस एक मात्र कोशिका विभाजन होकर दो संतति कोशिकाओं, सॉरी एक बार फिर से पढ़ते हैं कि माइटोसिस में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो संतति विकास कोशिकाएं बनाती है। बताओ माइटोसिस में क्या होता है? एक मात्र जो कोशिका होती है वो विभाजित होकर, मतलब जैसे ये कोशिका है ये विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। बताओ ये चीज सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है और ये शुक्राणु और अंडे का निर्माण करता है। तो बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मियोसिस जो है केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है और ये शुक्राणु और अंडे का निर्माण करता है। अब देखो अगला ऑप्शन, अगला क्या है कि मियोसिस में उत्पन्न संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में दुगनी हो जाती है। तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। मतलब क्या है, इसका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ही इसका भी सही होगा और इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। देखो डिटेल क्या है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस वृद्धि और मरम्मत के लिए है क्योंकि मियोसिस प्रजनन के लिए है। ठीक है, और कथन थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी नहीं होती है बल्कि क्या है, आधी हो जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है तो इसमें क्या होता है, आधी हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, इस टाइम काफी ज्यादा सुना होगा, चाइना को लेकर बातें होती रहती हैं, उसके पास सबसे ज्यादा है रेयर अर्थ मेटल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 17 तत्वों का एक समूह है जिनका उपयोग स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और विंड टर्बाइन में किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, 32 नंबर में पहला बिल्कुल सही है। अगला देखो कि विश्व में इन तत्वों का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है ना। अभी हमने क्या बताया, सबसे अधिक कहाँ होता है? चाइना में होता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। इन्हें दुर्लभ कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में इनकी मात्रा सोने और चांदी से भी कम है। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये बात भी बिल्कुल
गलत है। ठीक है, आओ इसका हम लोग डिटेल देखो, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, केवल फर्स्ट। देखो इसके बारे में डिटेल क्या है कि जो रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट हैं ये 17 समूहों से बने हैं जो आधुनिक तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। कथन सेकंड गलत है क्योंकि रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन। और थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि ये तत्व पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है लेकिन ये एक जगह केंद्रित नहीं होते, इसलिए इनका खनन और निष्कर्षण जो है वो काफी दुर्लभ और कठिन होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कि छोटे मॉड्यूल रिएक्टर के संदर्भ में विचार करना है। ये क्या है? ये उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट तक होती है जो पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में काफी कम है। बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा? किसकी बात की गई है? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की, मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो पहला ऑप्शन सही होगा कि गलत होगा? बताओ। देखो पहला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि इन्हें कारखानों में मॉड्यूल के रूप में बनाकर इंस्टॉलेशन साइट पर ले जाया जा सकता है। बताओ ये सही होगा कि नहीं? तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कारखानों में मॉड्यूल के रूप में बनाकर इंस्टॉलेशन साइट पे थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में लिया जा सकता है। ये पारंपरिक बड़े रिएक्टरों की तुलना में बहुत अधिक परमाणु कचरा पैदा करते हैं। बताओ ऐसा है कुछ? बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। अब देखो इसका डिटेल सोल्यूशन क्या है कि SMR आकार में छोटे और सुरक्षित परमाणु रिएक्टर हैं। और थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि SMR पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम परमाणु कचरा पैदा करते हैं और सुरक्षा मानक अधिक होता है इनका। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि भारत में क्लाउड सीडिंग। ठीक है, अब क्लाउड सीडिंग से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, पिछली बार ही लेखपाल में क्वेश्चन आया था क्लाउड सीडिंग का। क्या है कि तकनीक में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह कृत्रिम वर्षा कराने की एक तकनीक है। बताओ क्लाउड सीडिंग क्या है? ये कृत्रिम वर्षा करवाने की तकनीक है कि नहीं है? बताओ। तो ये बिल्कुल ये तकनीक है। आप लोगों ने दिल्ली में जो कृत्रिम बारिश करवाई जाती है उसमें इसका क्लाउड सीडिंग का नाम जरूर सुना होगा। और सेकंड है कि इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ का छिड़काव किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का या फिर सूखी बर्फ का। थर्ड है कि ये तकनीक पूरी तरह से बादलों की अनुपस्थिति यानी साफ आसमान में भी भारी वर्षा करा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जो क्लाउड सीडिंग है, ये क्लाउड जो होते हैं वो पहले से उपस्थित होते हैं और उनको एकत्र करके बारिश करवाने का कार्य करती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसमान साफ होगा तो ये बारिश करवा देगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका डिटेल सोल्यूशन क्या है कि क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कर बादलों का सघन किया जाता है। ठीक है, मतलब बादल पहले से दूर दूर हैं उनको सघन किया जाता है। और थर्ड गलत है क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में नमी और बादलों का होना आवश्यक होता है। ये साफ आसमान में बारिश नहीं करा सकता है। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? अधिक चालकता। पहला है कि यह एक भौतिक गुण है जिसमें कुछ सामग्रियों एक निश्चित क्रांतिक तापमान के नीचे अपना विद्युत प्रतिरोध शून्य कर देती हैं। बताओ, विद्युत प्रतिरोध को शून्य कर देती हैं तब ये होता है। तो बात बिल्कुल सही है, जब प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगी, पढ़ा होगा सबने। अब देखो सेकंड क्या है कि सुपर कंडक्टिव सामग्री चुंबकीय क्षेत्र को बाहर धकेल देती है जिसे मिशनर प्रभाव कहा जाता है। बताओ मिशनर प्रभाव के बारे में क्या है कि सुपर कंडक्टिव सामग्री चुंबकीय क्षेत्र को बाहर धकेल देती है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में सभी धातुएं कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करती हैं, ऐसा नहीं है, सभी धातुएं ऐसा व्यवहार नहीं करती हैं। ठीक है, देखो क्या है फर्स्ट और सेकंड ही इसका भी सही होगा, ए ऑप्शन का डिटेल देख लेते हैं। देखो डिटेल क्या है कि शून्य प्रतिरोध और मिशनर प्रभाव यानी सुपर कंडक्टिविटी के प्रमुख गुण हैं जिसमें मैगलेव ट्रेनें काम करती हैं। अब देखो थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि वर्तमान में सुपर कंडक्टिविटी केवल अत्यधिक कम तापमान पर ही प्राप्त होती है, कमरे के तापमान पर नहीं। ठीक है, अत्यधिक कम तापमान पर प्राप्त होती है, ये कमरे के तापमान पर नहीं हो सकती। देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि BS6 उत्सर्जन मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, BS6 का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज 6। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहला है कि भारत सरकार ने BS4
भारत सरकार ने BS4 के बाद सीधे BS6 मानकों को लागू किया, BS5 को छोड़ दिया। बताओ ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, BS5 नहीं आया, BS4 के बाद सीधे क्या आ गया, BS6 आ गया, 5 नहीं आया। सेकंड है कि BS6 ईंधन में सल्फर की मात्रा BS4 ईंधन की तुलना में 5 गुना कम यानी कि 50 ppm से घटाकर 10 ppm कर दी गई है। बताओ सही है कि नहीं? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सल्फर की मात्रा 50 ppm से घटाकर कितनी कर दी गई है, 10 ppm। अगला है कि BS6 मानक केवल पेट्रोल वाहनों पर लागू होता है, डीजल वाहनों पर नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डीजल वाहनों पर भी लागू होता है। इसका कौन सा फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। अब आओ इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है कि भारत 2020 में सीधे BS4 से BS6 पर चला गया, जिसमें सल्फर की मात्रा 10 ppm तक है। ठीक है, पहले कितनी थी, 50। गलत क्यों है थर्ड ऑप्शन? क्योंकि BS6 मानक पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार के इंजनों के लिए कणे उत्सर्जन नियम लागू करता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि इथेनॉल ब्लेडिंग, ठीक है, इथेनॉल ब्लेडिंग E20 के बारे में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा। कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। E20 का अर्थ पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण करना है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो कि इथेनॉल में मुख्य रूप से कृषि उत्पादों जैसे गन्ना, मक्का, टूटे चावल के किण्वन से प्राप्त होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, सुना होगा सबने, गन्ने का प्रयोग करते हैं, मक्के के टूटे चावल का। फिर थर्ड है कि भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी 2026 चल रहा है और क्या है, इथेनॉल को मिक्स कर दिया गया है पेट्रोल में, कितना, 20%। तो आप लोग इसकी चर्चाएं सुन ही रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसकी डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला कोई देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि रक्त समूह, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, रक्त समूह और RH फैक्टर के संदर्भ में विकल्प में सही कथन बताओ। तो क्या है कि रक्त समूह O को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसकी लाल रक्त कणिकाओं पर कोई A या B एंटीजन नहीं होता है। बताओ ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है? तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, वो जो होते हैं उनको सर्वदाता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इन पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। सेकंड है कि रक्त समूह AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, मतलब सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब कोई भी खून मिलेगा उनको वो ले सकते हैं, O भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यदि एक RH नेगेटिव माता एक RH पॉजिटिव गर्भ धारण करती है तो इससे बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटासिस नामक जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब क्या है इसका कि इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, इसके तीनों ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही हो जाएंगे। अब देखो सभी कथन सही हैं। O ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं इसलिए यह सर्वदाता है। AB में एंटीजन नहीं होती है इसलिए सर्वग्राही है। और RH फैक्टर का बेमेल होना है, मतलब RH माता और RH जो RH नेगेटिव है वो माता है, अगर RH पॉजिटिव बच्चा है तो गर्भावस्था में गंभीर जटिलताएं यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस उत्पन्न करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बीमारी का भी नाम ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि भारी जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही कथन बताना है। क्या है इसका रासायनिक सूत्र D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जहां ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक आइसोटोप है। बताओ ये चीज सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सबने पढ़ा होगा भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। अगला पढ़ो, इसका मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। तो ये बात भी सबने पढ़ी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारी जल का हिमांक और क्वथनांक सामान्य जल से कम होता है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, कम नहीं होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। देखो क्या है कि भारी जल D2O का उपयोग रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है, जबकि कथन थर्ड गलत है, क्योंकि भारी जल का घनत्व और द्रव्यमान दोनों अधिक होने के कारण इसका हिमांक कितना होता है, 3.82
102 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक क्या होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि सामान्य जल से ये अधिक होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सामान्य जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री, ठीक है, और ये जो हिमांक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज, एक सेकंड, इसको जो मैंने आपको यहाँ बताया ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, यहीं पे बता देता हूँ। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है कि यहाँ पर इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और जो इसका हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो वहाँ पर मिस्टेक हो गया। अब देखो क्वेश्चन है कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि यह औद्योगिक स्रोतों पर बिजली संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने की एक प्रक्रिया है। बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्बन कैप्चर जो है और स्टोरेज ये क्या है, औद्योगिक स्रोतों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को के उत्सर्जन को रोकने की एक प्रक्रिया है। बात बिल्कुल सही है। कैप्चर की गई CO2 को संपीड़ित करके भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में गहराई में स्टोर किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आपने पढ़ा है कार्बन कैप्चर तो यही होता है इसका। और थर्ड क्या है कि इस तकनीक का उपयोग करने से वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण को पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कुछ कम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पूरी तरह की बात लिखी है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। देखो CCS तकनीक CO2 उत्सर्जन को पकड़कर उसे वायुमंडल में जाने से रोकती है। कथन थर्ड गलत है, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है। ओजोन परत का क्षरण CFCs और हैलोजन गैसों के कारण होता है, CO2 से नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, जो ओजोन का क्षरण होता है किससे होता है सबसे ज्यादा, CFC गैस से होती है जो फ्रिज वगैरह से निकलती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि जनरेटिव AI और प्रेडिक्टिव AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनरेटिव AI क्या है और प्रेडिक्टिव AI क्या है, देखते हैं। जनरेटिव AI जैसे ChatGPT नया टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो बनाने में सक्षम है। तो ये क्या है, जनरेटिव AI है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रेडिक्टिव क्या है, प्रेडिक्टिव AI पुराने डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाने का कार्य करता है। तो ये भी सही है, प्रेडिक्शन से रिलेट करेंगे। प्रेडिक्टिव AI बात सही है। भारत का अपना पहला जनरेटिव AI मॉडल कृत्रिम कौन सा है, कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम है जिसे ओला के संस्थापक ने लॉन्च किया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसके ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अपना AI कौन सा है, कृत्रिम है, जिसे किसने लॉन्च किया है, ओला के संस्थापक ने। देखो तीनों कथन सही हैं। जनरेटिव AI कंटेंट क्रिएटर होता है, जैसे चित्र, टेक्स्ट और ये सारी चीजें, जबकि प्रोडक्टिव AI डेटा एनालिटिक करके अनुमान लगाता है, जबकि कृत्रिम जो है भारत का पहला AI यूनिकॉर्न यानी LLM मॉडल है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि LIGO इंडिया यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल जो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इस वेधशाला का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। बताओ ये सही है कि गलत है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं LIGO इंडिया के बारे में। क्या है कि ये इस वेधशाला का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। तो ये बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखो अगला क्या है, ये मेगा साइंस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हिंगोली, कहाँ पर, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि यह सुविधा पूरी तरह से भारत की अपनी खोज है और इसमें अमेरिका या किसी अन्य देश का कोई सहयोग नहीं है। तो ये बात इसमें गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट और सेकंड। अब देखो इसके ऑप्शंस, सॉरी डिटेल क्या है कि LIGO इंडिया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए हिंगोली महाराष्ट्र में बन रहा है। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है, हिंगोली महाराष्ट्र में बन रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही हो गए। थर्ड गलत है, क्योंकि यह विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST और अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के बीच सहयोगात्मक एक परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड
ऑथराइजेशन सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताने हैं। ये अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये बात टोटली सही है। इसका मुख्य कार्य भारत में गैर सरकारी निजी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि यह केवल रक्षा उपग्रहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं, ये केवल रक्षा उपग्रहों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब आओ हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। तो पहला और दूसरा इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन सही होगा। इन स्पेस निजी क्षेत्र जैसे स्काई रूट अग्निकुल को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने वाला एक नोडल निकाय है। ठीक है, ये बात तो दोनों सही हो गई। और थर्ड जो गलत है, क्यों है? क्योंकि ये रक्षा उपग्रहों का निर्माण इसरो और डीआरडीओ की जिम्मेदारी है, इन स्पेस की नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्या कहता है कि सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन की बात की है और कोशिकत्व यानी कैपिलैरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो, बारिश की बूंदों का गोलाकार स्फेरिकल होना ये जल के सतही तनाव का कारण है। तो बात बिल्कुल सही है, सबने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, अब देखो सेकंड है कि लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना और पेड़ों की जड़ों में पानी का ऊपर जाना किसका? कोशिकत्व का है। ये भी बात बिल्कुल सही है। पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पानी का सतही तनाव बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता नहीं है। अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो इसका होगा फर्स्ट और सेकंड। देखो एक सेकंड, हाँ देखो क्या है कि बूंदों का गोल होना, बत्ती पर तेल चढ़ना पृष्ठ तनाव और कोशिकत्व का कारण है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो सही हैं। और थर्ड क्या है कि क्योंकि पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर उसका सतही तनाव कम हो जाता है, जिससे वह कपड़ों के रेशों में गहराई तक जाकर सफाई करता है। ठीक है, इसका सबसे उदाहरण क्या है? अच्छा, ये कपड़ों की सफाई करना, जब डिटर्जेंट या साबुन लगाकर कपड़ों को धुला जाता है तो यही है कि उसका जो सरफेस टेंशन है कम हो जाता है और वो कपड़ों के रेशों में घुस घुस कर जो मैल होती है उसकी सफाई करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। देखो आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के संदर्भ में सही कथन देखना है हमको कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O है, जिसे 343 केल्विन पर गर्म करने पर यह पानी के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जब वो जिप्सम होता है उसको जब गर्म किया जाता है 773 केल्विन पर, तो वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। सेकंड है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों की सही जगह पे स्थिर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर यह नरम ही रहता है और कभी कठोर नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये पहले तो नरम होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाता है। अब देखो क्या है कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4H2O। ठीक है, और जो जिप्सम था उसका फार्मूला क्या था? दोनों के फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं। देख लो, यहाँ पे 2H2O है और वहाँ पे हाफ H2O है। ठीक है, गर्म करने पर क्या हुआ? 3/2 जो है H2O उड़ गया, समझो ऐसा, जिसका उपयोग चिकित्सा में होता है। और कथन थर्ड गलत है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर कुछ ही समय में वापस जिप्सम बनकर अत्यधिक कठोर हो जाता है। ठीक है, देखा होगा जैसे जो लोग प्लास्टर वगैरह चढ़ावाते हैं, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उनका क्या होता है? कठोर हो जाता है। कितना ज़्यादा कठोर? वही है। ठीक है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देखो क्वेश्चन है कि विटामिन के संदर्भ में कथन को, सही कथन को चुनना है। क्या है कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। बताओ। देखो इसका मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो बताओ, ये विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। तो ये क्या है? घुलनशील होते हैं। बिल्कुल बात सही कही गई है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं और शरीर के यकृत लीवर में जमा हो सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बात सही है, यानी इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी डी सही होगा। आप देखो, याद करने की जो ट्रिक मैंने बताई, तो ट्रिक याद करने की यही है कि जो विटामिन याद कर लो, जैसे ADEK, मतलब इसको अगर हम लोग लिखें KEDA, KED के मतलब कीड़ा। तो कीड़ा क्या होता है? ऐसे याद करो कि कीड़ा जो है वो क्या है? वसा में, वसा मतलब तेल में क्या होता है? घुलनशील हो जाता है। ठीक है, कीड़ा क्या है? तेल में घुलनशील है। और बाकी जो बचा बी और सी, ये क्या है?
बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका डिटेल भी देख लें, तो डिटेल क्या ही देखना है, तीनों सही हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक सेकंड, क्या कहता है देखो कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट कौन सा है, 15B। अब ये भी पूछा जा सकता है 15B किसका प्रोजेक्ट है, तो ये किसका है, भारतीय नौसेना का। और प्रोजेक्ट 17A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोजेक्ट 15B क्या है, के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक पोत जैसे INS विशाखापत्तनम और INS मोर्मुगांव बनाए जा रहे हैं। तो बताओ ये सही है कि गलत है। तो देखो ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। और सेकंड है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत उन्नत स्टील फ्रिगेट्स जैसे INS नीलगिरी और INS विंध्यगिरी का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और थर्ड है ये सभी जहाज फ्रांस के सीधे आयात किए जा रहे हैं। आप देखो ऊपर क्या बताया, बनाए जा रहे हैं, और नीचे आयात, बिल्कुल अपोजिट बात की जा रही है, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सही होंगे इसके। और डिटेल देख लेते हैं। क्या है कि प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के लिए और प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के लिए नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम हैं। अब थर्ड गलत क्यों है, क्योंकि ये सभी जहाज भारत में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और उसमें क्या होता है, फ्रांस से आयातित हैं, तो बिल्कुल वो गलत होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में बात करनी है। कौन सा क्वेश्चन सही है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के। ये पुरस्कार एंटो सेकेंड फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए पियरे एगोस्टीन, फ्रैंक क्रांस और एनी एल व्हीलियर को दिया गया है। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का अध्ययन करने में सक्षम बनाया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। एक एंटो सेकेंड, एक सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। तो ये चीज बताओ सही है कि गलत है। तो ये बात इसमें गलत है, ठीक है। अब आओ इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। देखो डिटेल क्या है कि भौतिक का नोबेल एंटो सेकेंड लेजर पल्स यानी इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के लिए दिया गया। और थर्ड गलत है क्योंकि एक एंटो सेकेंड, एक सेकेंड का 10 की घात -18 यानी कि क्विंटिलियनवां हिस्सा होता है, ठीक है। 10 की घात -18वां हिस्सा होता है। और 10 की घात -6 सेकेंड, 10 की घात -6 सेकेंड यानी माइक्रो सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है कि LCA तेजस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला इसका कथन कि ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, ठीक है, ADA का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित एक हल्का लड़ाकू विमान है। बताओ सही है ये कि गलत है। अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है, इतना कठिन नहीं है। बताओ, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। कौन सा, LCA तेजस। सेकंड है कि ये चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। बताओ सही है कि गलत है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ये हवा में ही ईंधन भरने यानी मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता नहीं रखता है, ये बात गलत है, ये क्षमता रखता है, ठीक है। तो देखो क्या है कि तेजस HAL द्वारा विकसित 4th जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है। कथन गलत है, क्यों थर्ड गलत है क्योंकि तेजस विशेषकर इसके उन्नत संस्करण तेजस MK-1A में हवा में ही ईंधन भरने की पूरी क्षमता रखता है, जो इसकी रेंज को बढ़ाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तेजस में वायु में ही हवा भरने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन ये कि भारत न्यूट्रिनो वेधशाला यानी INO, ठीक है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताने हैं। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय किरणों और वायुमंडल के संपर्क से उत्पन्न होने वाले वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
जो भारत न्यूट्रिनो वेधशाला है, इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय किरणों और वायुमंडल के संपर्क में उत्पन्न होने वाले वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करना। अगला ऑप्शन है कि इस परियोजना को तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी वेस्ट हिल्स में चट्टानों के नीचे एक विशाल भूमिगत गुफा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। बताओ ये सही है कि नहीं है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस परियोजना को कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी वेस्ट हिल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोडी वेस्ट हिल्स के चट्टानों के नीचे। थर्ड है कि न्यूट्रिनो ऐसे कण हैं जिन पर भारी धनात्मक विद्युत आवेश होता है और वे आसानी से हर पदार्थ द्वारा रोक लिए जाते हैं। तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ही होगा। और इसका भी डिटेल हम लोग देख ही लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है कि आईएनओ परियोजना तमिलनाडु में पहाड़ के नीचे स्थापित की जा रही है ताकि न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जा सके। कथन थर्ड गलत है, क्योंकि न्यूट्रिनो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं और उनका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो जो होता है उनका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है और ये उदासीन होते हैं। वे बिना किसी रुकावट के पूरी पृथ्वी और मानव शरीर के आर पार गुजर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और ये सारे प्रैक्टिस जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को करवाए कैसे लगे? और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चैलेंज दिया था कि आपको बताना था कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही बताइएगा कि आपको अब नेक्स्ट किस टॉपिक पर प्रैक्टिस चाहिए इस एडवांस लेवल की। ठीक है, ये एडवांस लेवल की जो प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर करवाई है, इस लेवल की जो प्रैक्टिस है आप और किस सब्जेक्ट के या किस सेक्शन के लिए करना चाहते हैं लोअर पीसीएस एग्जाम से पहले, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको करवा दूंगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने जानने वाले दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहें। और साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने साइंस एंड टेक की और भी वीडियो डाली हुई हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की। और वो जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कैसी है? वो प्रैक्टिस है चैप्टर वाइज। अगर आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जाकर इसकी जो प्लेलिस्ट है साइंस एंड टेक की, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियोज हैं, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी उतने वीडियो से। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट की वीडियो है एक। आप 2x पर लगाकर जब देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से आपको पता चल जाएंगी, अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।